हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप मुझे अपना इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ये आपसे इतने कहूँगा कि अगर वास्तव में आपको मेरे द्वारा दिया गया जितना भी कंटेंट है वो बहुत अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को वॉच करने के साथ साथ लाइक अवश्य कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और आपका एक सब्सक्राइब मुझे इतना ज़्यादा मोटिवेट करता है, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी देता है कि मैं और भी आपके लिए बेटर से बेटर कंटेंट बनाने की कोशिश करता हूँ। और आपका प्यार मेरे साथ इसी तरह बनाए रखिए ताकि मैं आपके लिए और बेटर से बेटर इनिशिएटिव, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। और आपकी जितनी हो सके मेरे में जितनी ज़्यादा एबिलिटी है मैं आपके लिए उतनी ज़्यादा हेल्प करूँगा। और आपको मैं इतनी गारंटी लेता हूँ कि आपको जीएस में इतना ज़्यादा ट्रेंड बना दूंगा कि आप भी याद रखोगे कोई पीसी सर थे जिन्होंने हमारे को जीएस में इतना ज़्यादा नॉलेज दिया। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा विद पीसी में। और मैं आपका जीएस मेंटर प्रकाश राज आपके आज हम बात करने वाले हैं जनरल साइंस इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट नंबर 39 की, जिसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स उसकी तरफ अपन मूव करते हैं। और आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए के आविष्कारक कौन थे। आपको बताना है जो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है उसके आविष्कारक का नाम बताना है। नंबर 1 वॉटसन व क्रिक, 2 रिस व प्लाट, 3 नास व नास और 4 आल्टमैन व बेंडा। तो आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर कौन सा है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका राइट आंसर बता सकते हैं। फ्रेंड्स, का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नास व नास, यानी कि नास व नास नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की खोज की थी। तो आई होप फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मा कला का तरल मोजेक मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? नंबर 1 एस.जे. सिंगर व निकोलसन, 2 रॉबर्टसन, 3 हिलेर व हॉफमैन, 4 डैनियल व डेवसन। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है कि जो प्लाज्मा कला है उसका तरल मोजेक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो फ्रेंड्स के राइट आंसर को जाने तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एस.जे. सिंगर व निकोलसन ने, यानी कि एस.जे. सिंगर व निकोलसन ने सबसे पहले प्लाज्मा कला के तरल मोजेक मॉडल को प्रस्तुत किया था। अब अपन बात कर लेते हैं कि इनके बारे में। जो एस.जे. सिंगर व निकोलसन था इन्होंने सबसे पहले 1972 में इस मॉडल को प्रस्तुत किया था और बताया था कि जो प्लाज्मा कला है वो एक तरल मोजेक के रूप में प्रस्तुत होती है और एक तरल पदार्थ के रूप में कार्य करती है। बात करें रॉबर्टसन की तो इन्होंने 1959 में सबसे पहले उन्होंने इकाई कला मॉडल की खोज की थी। किसकी खोज की थी? इकाई कला मॉडल का जो सिद्धांत है उसको देने वाले थे रॉबर्टसन। 1959 में इन्होंने इकाई कला मोजेक मॉडल को सिद्धांत दिया था। बात करें हिलेर व हॉफमैन की तो इन्होंने 1953 में मिशेल सिद्धांत दिया था। जो मिशेली सिद्धांत है वो देने वाले कौन थे? हिलेर व हॉफमैन 1953 में। इन्होंने इस सिद्धांत में ये कहा जो मिशेल होती है उसके बारे में जाना कि मिशेली क्या चीज होती है कि जब भी कोई वसा अणु है वो पूर्ण रूप से जल द्वारा घिरे हुए होते हैं। कोई भी जो वसा के जो पार्टिकल्स होते हैं वो जल के द्वारा पूर्ण रूप से घिरे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में उनका जो संगठित रूप होता है उसी को क्या कहा जाता है? मिशेली कहा जाता है। ओके फ्रेंड, बात करें डेनियल व डेविसन की तो डेनियल डेविसन ने 1930 में यानी कि 1929 ईस्वी में लाइपोप्रोटीन की जो लिपोप्रोटीन मॉडल है उसका सिद्धांत दिया था, जिसको लेमेलर सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा सिद्धांत दिया था? लेमेलर सिद्धांत या लिपोप्रोटीन सिद्धांत दिया था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना ऑप्शन 3, क्वेश्चन नंबर 3। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का अंतर्ग्रहण व ऑक्सीजन की विमुक्ति किस क्रिया द्वारा होती है? नंबर 1 पराशरण यानी ऑस्मोसिस द्वारा, 2 डिफ्यूजन विसरण द्वारा, 3 अंतःचोषण इम्बिबिशन द्वारा और 4 जीवद्रव्य कुंचन प्लाज्मोलाइसिस के द्वारा। तो आपको बताना है जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन CO2 का अंतर्ग्रहण व जो ऑक्सीजन की विमुक्त ऑक्सीजन बाहर निकलती है वो क्रिया किसमें संपन्न होती है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डिफ्यूजन की क्रिया में। यानी कि डिफ्यूजन की क्रिया वो क्रिया होती है कि जिसमें कोई भी ठोस द्रव्य व गैस के जो अणुओं की अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता के क्षेत्र की ओर होने वाली जो गति होती है वो क्या कहलाती है? विसरण कहलाती है। यानी कि कोई भी जो भी द्रव्य पदार्थ है जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, इनमें जो अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो
उसमें जो क्षेत्र में जो गति होती है उस गति को क्या कहा जाता है, डिफ्यूजन या विसरण कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, डिफ्यूजन या विसरण। बात करें ऑस्मोसिस की कि परासरण किसे कहते हैं, तो ऐसी क्रिया जिसमें विलायक या जल अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से वितरित होता है। किसके द्वारा, कोई भी विलायक है वो अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विस्तृत होता है, तो उसको क्या कहा जाता है, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण की क्रिया कहा जाता है। बात करें अंतःचूषण की, जिसको एमिबेशन कहा जाता है, तो इस क्रिया के अंतर्गत किसी भी पदार्थ के ठोस कणों द्वारा जल का अवशोषण होना क्या कहलाता है, अंतःचूषण कहलाता है। यानी किसी भी पदार्थ के ठोस कणों के द्वारा द्रव्य में जल का अवशोषण क्या कहलाता है, अंतःचूषण कहलाता है। ओके फ्रेंड, बात करें जीवद्रव्य कुंचन जिसको प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है, तो प्लाज्मोलाइसिस वह क्रिया होती है जिसमें एक परजीवी यानी मतलब जिसमें एक जो परासरणी विभव से, कहने का मतलब जो ओस्मोलाइसिस की जो क्रिया होती है परासरणी विभव से दूसरे परासरणी विभव से संकुचन होना ही क्या कहलाता है, जीवद्रव्य कुंचन कहलाता है। यानी कि प्लाज्मोलाइसिस किसे कहेंगे, यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें एक परासरणी विभव से दूसरे परासरणी विभव में जो संकुचन की क्रिया संपन्न होती है उसी को क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य कुंचन या प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। तो आई होप सो फ्रेंड आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोभी का व्हिप टेल रोग किसकी न्यूनता से होता है। नंबर 1 आयरन, 2 जिंक, 3 मोलिब्डेनम, 4 बोरान। तो आपको बताना है कि जो गोभी का व्हीप टेल रोग होता है वो किसकी न्यूनता से होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मोलिब्डेनम की क्रिया से। यानी कि जो गोभी के फूल में अगर मोलिब्डेनम की मात्रा कम हो जाती है तो उस कंडीशन में गोभी के अंदर व्हील टेल रोग हो जाता है। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जो बोरान होता है इसके बारे में तो जो बोरान होता है उसकी वजह से जो गोभी के फूल में एक भूरापन की समस्या होती है और चुकंदर के अंदर हर्ट रोग होता है। बोरान की कमी से क्या होता है, गोभी में भूरापन की कमी होती है और जो चुकंदर होती है उसमें हर्ट रोग होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आयनों के परिवहन की विद्युत रासायनिक प्रवणता परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। नंबर 1 मिशेल, 2 लुंडेगार्ड, 3 बेनेट क्लार्क और 4 एपस्टीन ने। तो आपको बताना है जो आयनों के परिवहन के आयनों की जो संचलन की स्थिति होती है उसमें जो विद्युत रासायनिक प्रवणता की परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मिशेल ने किया था। यानी कि मिशेल नामक वैज्ञानिक ने आयनों के परिवहन की जो विद्युत रासायनिक परिकल्पना दी थी उसको देने वाले कौन थे, मिशेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 मिशेल ने ये सिद्धांत दिया था। ओके फ्रेंड, बात करें अपन, और इन्होंने ये सिद्धांत 1968 में दिया था। बात करें लुंडेगार्ड की, तो लुंडेगार्ड ने 1935 में साइटोक्रोम पंप की परिकल्पना है उसको प्रस्तुत किया था। लुंडेगार्ड ने 1935 में साइटोक्रोम पंप परिकल्पना का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, लुंडेगार्ड ने। बेनेट क्लार्क की बात करें तो इन्होंने 1956 में बेनेट क्लार्क ने फास्फोलिपिड की परिकल्पना दी थी। कौन सी दी थी, फास्फोलिपिड परिकल्पना दी थी जिसको लेसिथिन चक्र भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, लेसिथिन। आपसे कोई पूछे कि जो फास्फोलिपिड परिकल्पना या लेसिथिन चक्र के प्रतिपादक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा बेनेट क्लार्क होगा, जिन्होंने 1956 में एक परिकल्पना प्रस्तुत की थी। बात करें एपस्टीन की, तो इन्होंने आइसोटोपिक विनिमय को प्रस्तुत किया था। किसको प्रस्तुत किया था, आइसोटोपिक विनिमय का जो समस्थानिक विनिमय होता है उसकी क्रिया को प्रस्तुत किसने किया था, एपस्टीन ने 1956 में प्रस्तुत किया था। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड अगर आपको मेरे द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, मेरे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को अवश्य लाइक कीजिए और साथ में न्यू स्टूडेंट चैनल को अवश्य विद बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जाइमोजन क्या होता है। नंबर 1 एंजाइम का पूर्वगामी निष्क्रिय स्वरूप, 2 प्रोस्थेटिक समूह है, 3 सह एंजाइम और 4 होलो एंजाइम। तो आपको बताना है जो जाइमोजन की क्रिया होती है वो क्या होती है, तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 एंजाइम का पूर्वगामी निष्क्रिय स्वरूप क्या कहलाता है, जाइमोजन कहलाता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। C4 पादपों में बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद क्या होता है। नंबर 1 पायरुविक एसिड, 2 ग्लिसरिक अम्ल, 3 मैलिक अम्ल और 4 सक्सिनिक
अम्ल। तो आपको बताना है जो C4 पादप होते हैं उनमें जो प्रथम स्थायी उत्पाद होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 मैलिक एसिड। है कि C4 पादपों में जो प्रथम स्थायी उत्पाद बनता है वो क्या होता है, मैलिक एसिड होता है। जब मैलिक एसिड की बात करें, जो मैलिक एसिड होता है ये जैसे अपन बात करें जो एक बीजपत्री पादप पौधे हैं जैसे मक्का है, जौ, ज्वार, बाजरा, गन्ना, इन सब में क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। ओके, वो जो C4 पादप होते हैं वो एक बीजपत्री पादपों में मुख्यतः एक बीजपत्री पादप जैसे ग्रेमिनिकुल हो गया, इसके अलावा साइप्रेसिकुल हो गया, इनमें प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट होता है। ओके, बात करें और अन्य अगर अपन बात करें तो ये जो इसके अलावा जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, कि दो बीजों से मिलकर जो पादप होते हैं उनकी कम से कम 300 ऐसी प्रजातियां हैं जिनके अंदर भी C4 पादप प्रेजेंट होते हैं, C4 पादपों में प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड, और अपन इसके अलावा बात करें कि C4 पादपों को सबसे पहले किन्होंने दिया था, तो इसकी तीन कैटेगरी निर्धारित की गई थी। 1975 में दो वैज्ञानिक थे, तो कोलेट और दूसरा ओग्रेन नामक वैज्ञानिक ने। कौन कौन से, कोलेट व ओग्रेन नामक वैज्ञानिक ने 1975 में C4 पादपों को 3 कैटेगरियों के अंदर डिवाइड किया था। ओके फ्रेंड, तो आई होप सो आप समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागफनी का श्वसन गुणांक कितना होता है? नंबर 1 1, 2 1 से अधिक, 3 1 से कम और 4 0। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 0 होता है। यानी कि जो नागफनी पादप होता है उसका श्वसन गुणांक होता है, उसके इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम के गुणांक की बात करें तो वो होता है 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेग्यूम मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाला जीवाणु है। नंबर 1 क्लॉस्ट्रिडियम, 2 राइजोबियम, 3 अजोटोबैक्टर और 4 स्यूडोमोनास। तो आपको बताना जो लेग्यूम होता है, मूल ग्रंथियां होते हैं, उनसे कौन सा जीवाणु प्रेजेंट होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 राइजोबियम जीवाणु। तो इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल की बात जैसे मटर होता है, तो मटर में आप देखो उसकी जड़ में छोटी छोटी गांठें होती हैं जिनमें क्या प्रेजेंट होता है, राइजोम जीवाणु पाया जाता है। ओके, बात करें अपन क्लोस्ट्रिडियम की, तो क्लोस्ट्रिडियम होता है एक प्रकार का छड़ाकार, यानी कि छड़ के रोड शेप्ड, जो रोड होती है रोड के शेप्ड का एक अनाक्षी दंडाणु होता है। और ये जो मुख्यतः इसकी एक विशेष प्रजाति जिसको अपन सी पोस्टिरेस्टोन कहते हैं, क्या कहते हैं, सी पोस्टोरियन बोलते हैं, वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, बात करें अजोटोबैक्टर की, तो अजोटोबैक्टर की खोजकर्ता थे बेजेरिंक नामक वैज्ञानिक ने 1901 में सबसे पहले अजोटोबैक्टर की खोज की थी। बेजेरिंक नामक वैज्ञानिक, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, बेजेरिंक नामक वैज्ञानिक ने 1901 में अजोटोबैक्टर की खोज की थी। ये एक प्रकार का एक अवायवी या गोलाकार संरचना वाला पादप जीवाणु होता है जो विशेषकर जैसे एजोटोबैक्टर एजाइल व एजोटोबैक्टर क्रूकोकम में पाया जाता है। ओके, स्यूडोमोनास, तो इसके बारे में आपको बहुत पहले बता चुका हूं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोगाट की GOGAT से क्या तात्पर्य है? नंबर 1 ग्लूटामिन सिंथेटेज, 2 ग्लूटामिन 2 ऑक्सी ग्लूटेरेट अमीनो ट्रांसफेरेज, 3 ग्लूटामिन 2 ऑक्सी ग्लूटेरेट अमाइड ट्रांसकीटोलेज और 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है जो गोगाट से क्या था, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है GOGAT की, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 ग्लूटामिन 2 ऑक्सी ग्लूटेरेट अमीनो ट्रांसफेरेज होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? नंबर 1 अल्फ्रेड नोबेल, 2 फिलिप्स पार्सेल्स और 3 लुई पास्चर और 4 सर हम्फ्री डेवी ने। तो डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अल्फ्रेड नोबेल ने। कि अल्फ्रेड नोबेल ने सबसे पहले डायनामाइट का आविष्कार किया था और इसके निर्माण के लिए नाइट्रोग्लिसरीन का सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में उपयोग किया जाता है। कि डायनामाइट बनाने में किसका यूज करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। और इसीलिए इसकी इस विशेष उपलब्धि के लिए अल्फ्रेड नोबेल को 1867 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टूथपेस्ट बनाने में निम्न में से कौन सी सामग्री उपयोग नहीं की जाती है? नंबर 1 फ्लोराइड, 2 सोडियम कार्बोनेट, 3 कैल्शियम कार्बोनेट और 4 मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो आपको बताया जो टूथपेस्ट होते हैं, जो अपन पेस्ट करते हैं, जो टूथपेस्ट होता है उसमें कौन सी सामग्री इनमें से है जो उपयोग नहीं की जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 सोडियम कार्बोनेट का यूज नहीं किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सामान्य नाम क्या है? नंबर 1 सिरका, 2 लवण का घोल, 3 नींबू पानी और 4 आहार्य सोडा।
तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 2 नींबू पानी। यानी कि नींबू पानी एक सफेद सदृशी संरचना होने की वजह से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सामान्य नाम क्या होता है, नींबू पानी होता है। ओके फ्रेंड, जिसको अपन लाइम वाटर भी कहते हैं, लाइम होता है नींबू, इसलिए इसको लाइम वाटर भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बंध या आयनों का विनिमय होता है? नंबर 1 प्रतिस्थापन अभिक्रिया, 2 दोहरी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जिसको अपन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं, 3 रेडॉक्स अभिक्रिया और 4 प्रत्यक्ष संयोजन अभिक्रिया। तो आपको बताना है किस रासायनिक अभिक्रिया में भिन्न यौगिक बनाने के लिए दो यौगिकों के बीच बंध या आयनों का विनिमय होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, कहने का मतलब जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्रिया NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो उस कंडीशन में दो यौगिकों के बीच बंध आयनों का जो होते हैं तो NaCl जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं और साथ में जल के अणु बाहर निकलते हैं। ओके फ्रेंड, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्त सारणी में न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है? नंबर 1 संक्रमण धातु, 2 क्षारीय धातु, 3 उत्कृष्ट गैसें और 4 क्षारीय भू धातु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 उत्कृष्ट गैसें। जो उत्कृष्ट गैसों की बात करें तो इसके 7 तत्व होते हैं, जैसे हीलियम है, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सारे क्या होते हैं, एक होती है आग्नेयसोन भी होती है जिसका OG प्रतीक चिन्ह होता है। तो ये सारी न्यूनतम प्रतिक्रियाशील धातुएं होती हैं। इनके बाह्यतम कक्ष की बात करें तो इनके बाह्यतम कक्ष में पूर्णतः संतृप्त इलेक्ट्रॉन विन्यास की अस्वस्थता कहने का मतलब अवस्था होने की वजह से ये न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व होते हैं। ओके फ्रेंड, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। किस गति के कारण C100 पर बच्चा ऊपर व नीचे आता है? नंबर 1 रोटरी गति जो घूर्णन गति कहते हैं, 2 कर्वीलिनियर गति, 3 डाउनी गति और 4 दोलनी गति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दोलनी गति। तो आपने देखा होगा जो बच्चा जब एक वो जो फिसल पट्टी होती है उसके ऊपर चढ़ता है फिर नीचे आता है, तो ये जो कंडीशन में इसमें दोलनी गति होती है, उस दोलनी गति की वजह से ही जो बच्चा होता है वो ऊपर नीचे आता है। ओके फ्रेंड, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन आमतौर पर किस रूप में प्रयुक्त होता है? नंबर 1 अर्धचालक के रूप में, 2 चालक के रूप में, 3 एम्पलीफायर के रूप में और 4 विद्युत रोधी के रूप में। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 अर्धचालक के रूप में। ओके फ्रेंड, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। टेलेक्स का संक्षिप्त रूप क्या है? तो नंबर 1 टेलीकम्युनिकेशन एक्सचेंज, 2 टेलीफोन एक्सचेंज, 3 टेलीप्रिंटर एक्सचेंज और 4 टेलीग्राम एक्सचेंज। तो टेलेक्स का संक्षिप्त रूप होता है फ्रेंड ऑप्शन 3 टेलीप्रिंटर एक्सचेंज होता है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। औसतन 1 सेकंड में कितनी बार धरती पर बिजली गिरती है? नंबर 1 100 बार, 2 500 बार, 3 1000 बार और 4 1500 बार। तो आपको बताना है कि जो औसतन जो धरती पर बिजली गिरती है वो 1 सेकंड में कितनी बार गिरती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1 100 बार, यानी कि 100 बार 1 सेकंड में धरती पर बिजली गिरती है। ओके फ्रेंड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बल का आवेग बराबर होता है? नंबर 1 संवेग परिवर्तन की दर के, 2 संवेग परिवर्तन के, 3 संवेग परिवर्तन के व्युत्क्रम के और 4 उपरोक्त में से किसी के भी नहीं। तो आपको बताना है जो बल का आवेग किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा संवेग परिवर्तन की दर के, यानी कि जो संवेग परिवर्तन होता है संवेग परिवर्तन के बराबर होता है, ना कि संवेग परिवर्तन की दर के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 2। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? क्या वाकई में आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर जो किसी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है? तो आप अपने जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और इससे इतना सब आपके फ्रेंड को कहीं ना कहीं अच्छा लगेगा, वो आपको थैंक्स कहेगा और मेरा भी एक छोटा सा मैसेज वो आप तक पहुँच पाएगा। और जितने भी न्यू सब्सक्राइबर वो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन बटन, जिससे आने वाले जितने वीडियो उनकी नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने जीएस नॉलेज को गेन कर सकें। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में अवश्य मैसेज पिन करना और साथ में मेरे व्हाट्सअप नंबर देंगे उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और इनकी PDF प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल जीएस अड्डा विद पीसी को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको UPSC लेवल तक के जितने भी कंटेंट जितने भी नोट्स है वो प्रोवाइड किए गए आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद।